So today we are talking about the कार्डियक रिहेबिलिटेशन, जिसमें आपने अभी फेज वन पढ़ा है। और फेज वन आपका हॉस्पिटल एडमिशन फेज है, हॉस्पिटल एडमिटेड फेज है। मींस के पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जिसमें आपने स्क्रीनिंग करनी है पेशेंट की, और उसके साथ आपने पेशेंट की मॉनिटरिंग भी करनी है। किस चीज़ की मॉनिटरिंग करनी है? आपने उसके हार्ट रेट की, ईसीजी की और रेस्पिरेटरी की मॉनिटरिंग करनी है। और इन पेशेंट फेज जो है वो लास्ट करता है 3 to 5 डेज, और इसको फेज वन भी कहा जाता है। नंबर सेकंड फेज इज द फेज टू फेज। ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, और 6 to 8 वीक्स लेटर जो है ये स्टार्ट हो जाता है। और इसमें भी पेशेंट का बिफोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट एंड रिदम है, ये कैलकुलेट किया जाता है जस्ट टू चेक द रिस्पॉन्स। जो ही कोई चेंज आती है आपके ईसीजी पे, तो वो मॉनिटर हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट नाउ इज इन डेंजर। तो तब आप अपना जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो आप टर्मिनेट कर देते हैं। फेज टू के क्या पर्पस ऑफ द प्रोग्राम इज टू इंक्रीज द पर्सन एक्सरसाइज कैपेसिटी। ठीक है, कोई भी देखो एक्सरसाइज है आपने स्टार्ट की है, देयर मस्ट ऑलवेज बी अ प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर आप पेशेंट को सही बेनिफिट देना चाहते हो तो देयर मस्ट ऑलवेज बी अ प्रोग्रेशन। और लो लेवल एक्सरसाइज ट्रेनिंग से आपने हाई लेवल एक्सरसाइज ट्रेनिंग पे जाना है। ठीक है, आपने कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करना है, और एसटी सेगमेंट चेंजेस को आपने इम्प्रूव करना है। यानी कि एसटी सेगमेंट चेंजेस जितनी कम आएंगी तो उतना ज़्यादा पेशेंट का हार्ट स्टेबल होगा। और एसटी सेगमेंट चेंजेस क्या आती हैं कि एसटी सेगमेंट आपका इन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्प्रूव होगा, और जो वो मेडिकेशंस खा रहा है उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे, और उसके इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये भी कार्डियक रिहेबिलिटेशन का एक पर्पस है। ठीक है, और उसकी एक्टिविटी का लेवल इंक्रीज होगा। इसके साथ उसमें जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और फिर आपने पेशेंट को इंडिपेंडेंट आहिस्ता आहिस्ता कर देना है। तो ये आपके छह पॉइंट्स हैं इधर लिस्टेड, फेज टू का क्या पर्पस है। ठीक है, इसके बाद गाइडलाइंस हैं कि ये आपने कैसे मींस के करना है। तो 6 to 12 वीक्स इसका पीरियड है आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि मेट्स का आपको पता होगा कि मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट मेट को कहते हैं। when your body is at rest you are at one metabolic equivalent, यानी कि आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है when you are at rest। और इसी तरह मेट्स की एक्टिविटीज हैं। आप मतलब है कि अगर साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हर एक्टिविटी का अपना एक मेट्स है, जो कि आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है। ठीक है, तो फेज टू में आपने 5 मिनट्स की एक्टिविटीज जो हैं वो आपने पेशेंट्स को करवानी है। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 3 times per week इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए। और इंटेंसिटी आप देख लो। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? 40% to 60% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट। ठीक है, और 40 to 70% of the functional capacity defined in METs। ठीक है, तो ये आपने दो एक्टिविटीज को न्यूमेरिकली आपने मॉनिटर करना है।
फर्स्ट मैक्सिमम हार्ट रेट पेशेंट का क्या होता है कि 220 माइनस एज इज द मैक्सिमम हार्ट रेट। चले मैं इधर आपके लिए आई जस्ट राइट डाउन हियर 220 माइनस एज इज इक्वल टू मैक्सिमम हार्ट रेट। ठीक है, तो इसमें आपने पेशेंट को रखना है और 40 टू 70% ऑफ द फंक्शनल कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शनल कैपेसिटी को कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी है मींस के फॉर एग्जांपल फंक्शनल कैपेसिटी उसकी जो वॉकिंग की है वो 5 मिनट्स आ रही है। ठीक है, तो आपने 5 मिनट्स नहीं रखनी, 5 मिनट्स से आपने नीचे ही रहना है, या और कोई एक्टिविटी है ठीक है उसके मेट्स से आपने मेट्स को आपने कवर करना है, कैलकुलेट करना है। मेट्स का आपको चार्ट भी मिलता है, आप इंटरनेट से देखेंगे तो मेट चार्ट आपके मैं इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये चार्ट के मुताबिक आपने देखना है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो आपने कार्डियक रिहैब की आपने डिफाइन करनी है और उसके मुताबिक आपने चलना है। ठीक है, हर पेशेंट की डिजीज का डायग्नोसिस दूसरे से डिफरेंट होगा। तो जो स्टार्टिंग इंटेंसिटी है वो आपने देख लेनी है क्या है और वो अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस वो चलेगी। और इंटेंसिटी को भी आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना है, लेकिन इसमें आपने पेशेंट्स को क्लोजली जो है वो मॉनिटर करते रहना है। तो जब भी आप प्रोग्रेशन करें ये ना हो कि पेशेंट को दोबारा से हार्ट अटैक हो जाए और आप उसकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टाइम, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और उसके बाद टाइम कि आपने ये एक एक्सरसाइज कितने टाइम के लिए आपने पेशेंट को करवानी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 मिनट के लिए भी करवा सकते हैं और फिर इसको आप आहिस्ता आहिस्ता 30 टू 60 मिनट्स के लिए भी करवा सकते हैं। 3 टाइम्स अ वीक की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं आपको लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और कोई भी एक्सरसाइज है उसके लिए मोस्ट रिकमेंडेड गाइडलाइंस में यही है कि उसका वार्म अप और कूल डाउन पीरियड होना चाहिए। 5 से 10 मिनट का वार्म अप, आप कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, लाइट जॉग करें, वॉक करें, अपनी बॉडी को वार्म अप करें। एंड आफ्टर दैट वार्म अप फेज आपने बॉडी को कूल डाउन करना है, यानी कि एक्सरसाइज खत्म होगी तो आपने फौरन से कोई फंक्शनल एक्टिविटी नहीं करनी है। आपने एक्सरसाइज खत्म हुई और आप नहाना शुरू कर दिया आपने, या एक्सरसाइज खत्म हुई तो आपने कुकिंग शुरू कर दी, या एक्सरसाइज खत्म हुई तो आपने ड्राइविंग शुरू कर दी, या आपने कोई और काम शुरू कर दिया, तो आपने रिहेबिलिटेशन फेज में एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपने कोई काम नहीं करना, बल्कि अपनी बॉडी को आपने कूल डाउन फेज में आपने रखना है। ठीक है, और किस टाइप की एक्सरसाइज मैंने आपको पहले बताई है कि एरोबिक्स करने के लिए आपको लार्ज मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिसमें बाइकिंग की ऑप्शन है, स्टेशनरी बाइकिंग की या वॉकिंग की या ट्रेडमिल की। ठीक है, या एर्गोमेट्री भी इसमें आ जाती है। लेकिन कोई भी क्लास कार्डियक रिहैब का पेशेंट है उसको विदाउट ईसीजी मॉनिटरिंग आप एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। ठीक है, जो कॉमन मेथड यूज होता है कार्डियक रिहैबिलिटेशन में वो है जी आपका सर्किट इंटरवल एक्सरसाइज। ठीक है, सर्किट इंटरवल एक्सरसाइज का मतलब है
कि आपने एक एक्टिविटी की, फिर आपने दूसरी एक्टिविटी की, फिर आपने तीसरी एक्टिविटी की, यानी कि मल्टीपल एक्सरसाइजेज आपने, मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आपने साइमल्टेनियसली फॉर हाफ एन आवर आपने वन बाय वन करनी है। आपने पहले साइकिलिंग कर ली, फिर आपने ट्रेडमिल कर ली, फिर आपने एर्गोमेट्री कर ली, लेकिन आपके साथ ईसीजी मॉनिटर जो है वो आपके साथ लगा हुआ है। ठीक है। और इसके साथ आपने फटीग को भी देखना है कि पेशेंट आपका थके भी ना। और थकने को चेक करने के लिए वही जो आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में टूल यूज करते हो, रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, वो आपने यूज करना है। और लोअर रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन पे आपने जाना है। वेट ट्रेनिंग भी की जा सकती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसको आप कहते हो। तो ये भी कार्डियक रिहैबिलिटेशन का ही एक पार्ट है। और ये आप कैसे करेंगे? लो वेट से आप स्टार्ट करेंगे और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें वेट ऐड किए जाएंगे, लेकिन इसमें आप इस्कीमिया सिम्टम्स को चेक करते रहेंगे कि इस्कीमिया सिम्टम्स ना प्रोड्यूस हो। और इस्कीमिया सिम्टम्स क्या है? चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस है, और डिजीनेस है। तो ये सारे जो हैं वो इस्कीमिया, इस्कीमिक सिम्टम्स हैं। ये फिर वही बात आ गई कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में भी आपने हार्ट रेट और बीपी को मॉनिटर करना है। ठीक है। और स्टार्टिंग वेट आपने 40% ऑफ वन रेपिटेशन मैक्सिमम आपने रखना है। वन रेपिटेशन मैक्सिमम वही है कि आप जिस तरह अपनी आई साइट चेक करवाने जाते हो, तो जो ऑप्टिशियन होता है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर, वो बार बार आपको डिफरेंट लेंस देता है, और डिफरेंट लेंस से आपका जो आई साइट है वो चेक करता रहता है। फिर वो एक लेंस पे जाके स्टे कर जाता है कि ये आपका ये नंबर है। ठीक है। इसी तरह बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द थेरेपिस्ट यू विल सी कि ये पेशेंट का अपना वेट इस टाइम 80 kg का है, इसका ये बाजू जो है इसका वेट इतने केजी का है, और ये इतने केजी का वेट आराम से 10 टाइम उठा लेगा। आराम से चूंकि उठा लेगा तो फिर आप 5 मिनट रेस्ट के बाद, 2 मिनट रेस्ट के बाद आप वो वेट इंक्रीज कर दोगे। फिर आप 3-4 स्टेप्स में जब आप वेट इंक्रीज करोगे तो एक स्टेज आएगी जहाँ पे पेशेंट आपको कह देगा कि अब मैं थक जाता हूँ, मैं मैक्सिमम 10 रेपिटेशन से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो वो पेशेंट का 10 रेपिटेशन मैक्सिमम है। और फिर एक फार्मूले के ज़रिए आप वो, अगर 10 रेपिटेशन मैक्सिमम का पता चल गया है तो फिर आप 1 रेपिटेशन मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। और 1 रेपिटेशन मैक्सिमम फाइंड करने के बाद आप 40% रख के आप उसकी कार्डियक रिहैबिलिटेशन में वो वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप इसकी प्रोग्रेशन जो है वो आप फर्दर इसकी आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है फेज 3। 6 to 8 वीक्स हो गए। अब इसके बाद का जो फेज है वो कम्युनिटी सेटिंग में किया जाता है। तो ये जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन का फेज है, जो आपने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट में करना है, जिसकी आर्टरीज ब्लॉक हुई हैं, या वो पेशेंट्स जिनके हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ है, या जो हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं। अब आप देखेंगे फेज 3 आपने कैसे करना है। तो फेज 3 में टेलीमेट्री के जरिए हार्ट रेट और रिदम आप नहीं चेक करते। ठीक है। पेशेंट स्मार्ट वॉच से अपना पल्स रेट और चेक कर सकता है। और उसके साथ एक सुपरवाइजिंग पर्सन होना चाहिए जो कि थेरेपिस्ट भी हो सकता है। ठीक है। अब आप देखेंगे इसका पर्पस क्या है कि आपने फिटनेस लेवल को मज़ीद इम्प्रूव करना है, और पेशेंट को आपने इंडिपेंडेंट कर देना है, हार्ट पेशेंट को। ठीक है। और इसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आपने डाल देनी है। फेज़ 2 में
रेक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन फेज़ 3 में आपकी जो रेक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जिससे आपकी माइंड और बॉडी फ्रेश होती है, तो वो एक्टिविटीज़ इसमें हैं। ठीक है, ये कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? जैसे स्विमिंग आ जाती है, आउटडोर हाइकिंग आ जाती है, ठीक है, वॉकिंग आ जाती है, ठीक है, या कोई भी गेम्स या स्पोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये क्लास आज का आपका जो लेक्चर है ये चल रहा है, ये कंटिन्यू है। इसके बाद आ जाता है ये कार्डियक रिहेबिलिटेशन आपका एंड हो गया है। और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद लेक्चर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं आपको नहीं दूंगा। तो ये पर्पस ऑफ डीकंडीशनिंग ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये आपके सिलेबस का टॉपिक है कि जब आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हो तो आपकी बॉडी वीक हो जाती है, या कोई इलनेस है या क्रॉनिक डिजीज है, आपको लेट्स सपोज डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसकी वजह से ग्रेजुअली आपकी जो बॉडी है वो वीक हो जाती है। तो इस बॉडी को वीकनेस से बचाने के लिए आपने चंद एक्सरसाइजेज जो हैं वो करवानी है, वर्कआउट्स करवाने हैं बॉडी को, ताकि जो इसकी इफ़ेक्ट्स हैं इनको रिड्यूस किया जा सके और आपकी जो वर्क कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैपेसिटी है बॉडी की, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो VO2 मैक्सिमम का भी आपको पता है कि ये भी इसका एक पर्पज़ है कि VO2 मैक्सिमम आपने इम्प्रूव करना है, कार्डियक आउटपुट इम्प्रूव करना है। तो VO2 मैक्सिमम, लेट मी रिपीट, क्या होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने स्टार्ट की है, आप ट्रेडमिल पे हो, आपके माउथ पीस लगा हुआ है जो आपकी एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन कंटेंट फाइंड कर रहा है, तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम करना शुरू हो जाती है और उसकी रीडिंग आना शुरू हो जाती है। तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे आपकी बॉडी ऑक्सीजन लेना बंद कर देती है। तो वो मतलब है कि ऑक्सीजन तो ले रही होती है लेकिन एक ग्राफ सीधा हो जाता है। तो वो आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक होता है, जिसको VO2 मैक्सिमम कहते हैं, और ये आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है। तो ये भी इम्प्रूव हो जाता है एक्सरसाइज करने से। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, डीकंडीशन रहोगे, तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल बंदे का अगर 4 लीटर्स है तो आपका 4 लीटर से सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है 700 to 800 ml भी जा सकता है बहुत थिन इंडिविजुअल्स का। ठीक है, टैकीकार्डिया हो सकता है, मींस के इंक्रीज्ड हार्ट बीट, फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, और सिनकोप हो सकता है। ठीक है, सिनकोप है कि आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आ जाना। ठीक है, जब आप खड़े होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या इफेक्ट आएंगे डीकंडीशनिंग के, ये आप इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स के इफ यू विल नॉट डू दीज एक्सरसाइजेस, ठीक है, स्लाइड को आप समझ भी लिया करें कि मैं क्या उसमें इधर मैं लिख देता हूँ। मीन्स के सीडेंट्री इंडिविजुअल्स में क्या इसके नुकसानात आएंगे, और इसमें इनका प्लाज्मा डिक्रीज हो जाएगा, आरबीसीज भी डिक्रीज हो जाएंगे,
और लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं इन लेटर स्टेजेस, ठीक है। तो डीकंडीशनिंग का मतलब है कि कोई भी क्रॉनिक इलनेस है आपकी, या लेट्स सपोज बाईपास का ही पेशेंट है, उसने बाईपास सर्जरी के बाद उसने अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं किया, तो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसके हजार्डियस इफेक्ट्स जो हैं वो उसकी बॉडी जो है वो आएंगे उसकी बॉडी में, ठीक है। बॉडी मास डिक्रीज कर जाएगा, मसल साइज डिक्रीज कर जाएगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। चलें एक दो स्लाइड्स हैं तो फिर हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। यूरिन से आपकी कैल्शियम इंक्रीज होना शुरू कर देगी, ठीक है। आपका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ऑस्टियोप्रोसिस का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसको रिवर्स करने के लिए आप जो है वो एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। और जितने आपने फीचर्स पढ़े हैं वो उनका जो रिवर्सल है वो आप इसमें देख रहे हो, वो आपका रिवर्सल जो है वो इसमें हो जाएगा। एक्सरसाइज प्रोग्राम से रेस्टिंग हार्ट रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा, विच इज़ गुड, ठीक है। तो डिक्रीज रेस्टिंग हार्ट इज गुड। एक्सक्रीशन यूरिन की जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, कैल्शियम रिटेन करेगी आपकी बॉडी, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा, लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटीज इंक्रीज कर जाएंगी, और हार्ट का ओवरऑल फंक्शन आपका बॉडी का इंक्रीज कर जाएगा अगर आप डीकंडीशनिंग को प्रिवेंट करते हो। ऑक्सीजन अपटेक इंक्रीज कर जाएगा, और नाइट्रोजन प्रोटीन बैलेंस वो रिवर्स हो जाएगा, और आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज कर जाएगा, और एनारोबिक सिस्टम आपका कम यूटिलाइज होगा। एनारोबिक सिस्टम वो होता है कि जिसमें आपकी बॉडी ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रही होती, ठीक है। आप बहुत फास्ट दौड़ते हो तो आपकी बॉडी में इतना टाइम नहीं होता कि एकदम से ऑक्सीजन को यूज करे, तो उसको आप एनएरोबिक सिस्टम कहते हो, ठीक है। तो ये आप जितना कम करोगे तो उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसके बाद चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स और ये जो ओल्डर अडल्ट्स हैं, ये 5-6 स्लाइड्स जो हैं तो ये हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज आपने कार्डियक रिहेबिलिटेशन और जो डी कंडीशनिंग है वो आपने पढ़ी है, तो बाकी स्लाइड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप खुद भी इसको बुक से भी पढ़ना और स्लाइड से भी इसको पढ़ना। Meanwhile, if you have any questions regarding today's lecture, you can ask, and then we can end the lecture. इजी सा लेक्चर है कार्डियक रिहेबिलिटेशन का, तो इसमें आपको बार बार एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को टच करना पड़ता है एट द बैक ऑफ योर माइंड, और उसमें आपको जाना पड़ता है। और 3 फेजेस हैं। फेज़ 1 हॉस्पिटल एडमिशन फेज़ है, इसमें आपने पेशेंट को हल्की फुल्की वॉक करा देते हो या बैठ के खड़ा कर देते हो। सेकंड फेज में आप उसकी सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हो, और 40 to 60% ऑफ द हार्ट रेट और रेपिटेशन मैक्सिमम उसके मुताबिक आप एक्सरसाइज कराते हो और ईसीजी देखते हो। और फेज 3 में आप रिक्रिएशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स करवाते हो, और पेशेंट अपना हार्ट रेट वगैरह खुद देखता है, लेकिन इसमें भी पेशेंट जो है वो खुद से इसमें देख रहा होता है, मीन्स के अपने आप को खुद मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। चलें ठीक है क्लास, फिर मैं एंड कर रहा हूँ आज का सेशन, ठीक है, बिकॉज आई हैव
other class right now. So if you have any question,